हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आइए ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीटेट पेपर 1 के लिए गणित के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे, जिसमें पेडागोजी के प्रश्न भी शामिल होंगे। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, पी एक दुकान पर 500 रुपये का नोट लेकर गई। पी कोई लड़की है जो दुकान पर 500 रुपये का नोट लेकर गई। उसने एक साबुन, एक टूथपेस्ट, एक सिर पर लगाने वाला तेल, एक शैम्पू और एक कंघी क्रमशः 36 रुपये, 85 रुपये, 110 रुपये, 160 रुपये और 13 रुपये का खरीदा। उसने दुकानदार को 500 रुपये का नोट दिया और दुकानदार ने उसे 95 रुपये वापस किए। उसने जांच की और पाया कि, तो दोस्तों आपको हिसाब किताब यहाँ पे लगाना है कि पी ने 500 रुपये का नोट दिया, पी को 95 रुपये वापस मिले, तो वो सही है या उसमें कुछ गलती हो गई है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे पी ने कितने रुपए का सामान लिया है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पी ने साबुन लिया है वो 36 रुपये का है। कितने का है? 36 रुपये का है। उसके बाद एक टूथपेस्ट लिया है जो कि 85 रुपये का है, तो आप 85 लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं सिर पर लगाने वाला तेल जो 110 रुपये का है। कितने का है? 110 रुपये का है। उसने एक शैम्पू लिया जो 160 रुपये का है। कितने का है? 160 रुपये का है। और 13 रुपये की एक कंघी। ठीक है, तो आपको अब इन्हें जोड़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप इन्हें जोड़ेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं 6, 5, 11, 11 और 3 आपके हो जाएंगे 14, 14 का आ जाएगा 4, हासिल बचेगा 1। ठीक है, हासिल 1 बच जाएगा। आप इसके जोड़ेंगे 3, 1, 4, 8, 4, 12, 12, 1, 13, 13 और 6 आपका हो जाएगा 19, 19 और 1, 20, 20 का आपका 0 आ जाएगा। हासिल आपके बचेंगे 2। ठीक है, 2 और 1 3 और 1 4, यानी कि 404 रुपये का उसने सामान लिया है। तो उसे कितने रुपया वापस मिलना चाहिए था? तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं 500 का नोट उसने दिया है, 404 रुपये का सामान है, तो आप यहाँ पे घटा सकते हैं। 10 में से 4 जाएंगे 6, यहाँ बचेंगे 9। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, तो 96 रुपये उसे वापस मिलना चाहिए, जबकि दुकानदार ने कितने 95 रुपये उसे वापस किए हैं। तो दोस्तों आप पहला ऑप्शन देख सकते हैं, दुकानदार ने 1 रुपये कम वापस किया। यह आपका देख सकते हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। 1 रुपये कम वापस किया, क्योंकि 96 रुपये वापस होना चाहिए थे और उसने 95 रुपये वापस किए हैं। दुकानदार ने 1 रुपये अधिक वापस किया, ये गलत हो जाएगा। वापस की गई राशि सही है, ये भी गलत हो जाएगा, सही नहीं है। वापस की गई राशि 9 रुपये कम है, ये भी गलत हो जाएगा। कितने रुपये कम है? 1 रुपये कम है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, कितने 1 रुपये कम वापस किया है। ठीक है, बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 2 में आपसे पूछा है, एक विभाजन के प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना और शेषफल का दुगना है। यदि शेषफल 5 है तो संख्या यानी कि भाज्य क्या है? 48, 25, 52 या 15? तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे बताया गया है विभाजन के प्रश्न में जो भाजक है वो भागफल का 5 गुना और शेषफल का दुगना है। ठीक है, शेषफल 5 है, शेषफल कितना है? शेषफल 5 है, यहाँ पे बताया गया है। अब दोस्तों यहाँ पे आप भाजक निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बताया गया है जो भाजक है वो शेषफल का 2 गुना है, यानी कि 5 शेषफल है तो भाजक कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे भागफल देख सकते हैं, भागफल का 5 गुना है। क्या भाजक जो है वो भागफल का 5 गुना है, तो आप 5 से भाग करेंगे तो देख सकते हैं 5 दूनी 10, यानी कि 2, 2 आपका भागफल हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों 2 का 5 गुना कितना होगा? 10 हो जाएगा। और शेषफल का दुगुना यानी कि 5 का 2 गुना कितना? 10 हो जाएगा। तो यहाँ तक आप देख सकते हैं जो भाजक है वो 10 होगा, भागफल 2 होगा और शेषफल 5 होगा। ठीक है, अब दोस्तों आपने एक सूत्र पढ़ा होगा कि जो भाज्य होता है वो बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, अब दोस्तों अभी आपने निकाला था जो आपका भाजक है वो 10 है, जो भागफल है वो 2 है और जो शेषफल है वो 5 है। ठीक है, अब यहाँ पे आप रख देंगे तो देख सकते हैं भाजक कितना 10 हो जाएगा, गुणा भागफल कितना 2 हो जाएगा, प्लस शेषफल कितना 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप गुणा करेंगे 10 दूनी 20 और 5 25। ठीक है, तो जो भाज्य यानी कि जो संख्या होगी वो कितनी होगी? 25 होगी। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा इस प्रश्न का। ठीक है, बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 3 में आपसे पूछा है, किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुना है। कोई आयत है, उसकी जो लंबाई है वो चौड़ाई की 3 गुना है, इसकी चौड़ाई एक वर्ग की भुजा का आधा है। ठीक है, अब जिसका परिमाप 72 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वर्ग का परिमाप यहाँ पे बताया गया है 72 सेंटीमीटर है। तो आपको क्या निकालना है? तो आपको देखना है कि जो आयत की लंबाई और चौड़ाई है वो कितनी होगी। आप कैसे निकालेंगे? तो जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा जो वर्ग का परिमाप होता है वो 4 गुणा भुजा होता है। ठीक है, यानी कि दोस्तों यदि आप परिमाप में 4 से भाग कर देंगे तो आपको भुजा पता चल जाएगी। तो यहाँ पे आप भुजा निकालेंगे तो 72 को 4 से भाग करेंगे तो 4 एकम 4। ठीक है,
और 4 अट्ठे 32, यानी कि 18 सेंटीमीटर आपकी भुजा आ जाएगी किसकी, वर्ग की। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा है किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुना है, इसकी चौड़ाई एक वर्ग की भुजा की आधी है, यानी कि जो चौड़ाई होगी आयत की वो कितनी हो जाएगी, वो आपकी हो जाएगी 9 सेंटीमीटर, क्योंकि दोस्तों वर्ग की भुजा की आधी है। ठीक है, तो यहाँ तक आप देख सकते हैं चौड़ाई 9 हो जाएगी। अब लंबाई लिखा है आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुना है, यानी कि 9 3 27 आपकी लंबाई हो जाएगी किसकी, आयत की। ठीक है, लंबाई कितनी हो जाएगी, 27 हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अब आप आयत का क्षेत्रफल और परिमाप निकाल सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आयत का परिमाप होगा वो कितना होगा, तो आयत का परिमाप निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, क्या करेंगे, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई और चौड़ाई कितनी है, तो यहाँ पे आपने निकाला था जो आपका आयत है उसकी जो लंबाई आपकी आई थी वो कितनी आई थी, 27 आई थी, और जो चौड़ाई आई थी वो 9 आई थी। ठीक है, अब आप यहाँ पे रख देंगे 2 गुणा लंबाई कितनी है आपकी, लंबाई आपकी 27 है, चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई आपकी 9 है। ठीक है, तो अब आप इन्हें जोड़ेंगे तो देख सकते हैं 27 और 9 आपके हो जाएंगे 36, 36 गुणा 2 यानी कि 72। ठीक है, तो परिमाप कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा। किसका परिमाप, आयत का परिमाप। आयत का परिमाप भी 72 है और वर्ग का परिमाप भी 72 है, यानी कि दोस्तों जो आयत और वर्ग है उनके परिमाप बराबर होंगे। ठीक है, आपको याद रखना है। पहला ऑप्शन देखते हैं, पहला ऑप्शन पूछा गया है आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से अधिक है। तो दोस्तों जो आयत का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी है, लंबाई यहाँ पे आपने निकाली थी, लंबाई आई थी आपकी 27, चौड़ाई कितनी है 9, तो आप गुणा कर लेंगे 27 गुणा 9। जब आप 27 गुणा 9 करेंगे तो आपका कितना आएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं 9 7 63, 63 के 3 हासिल 6, 9 दूनी 18 और 6 आपके 24 हो जाएंगे, यानी कि 243 आपका आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 243 आपका आ जाएगा क्षेत्रफल किसका, आयत का। आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से अधिक है। वर्ग का क्षेत्रफल आप देखेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल कितना आएगा, वर्ग का क्षेत्रफल आप निकालेंगे, वर्ग की जो भुजा आपने निकाली थी वो कितनी आई थी आपकी, 18 आई थी। ठीक है, 18 का स्क्वायर कर देंगे तो आपका क्या आएगा, 324 आ जाएगा। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से अधिक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वर्ग का क्षेत्रफल 324 है, आयत का 243 है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा देख सकते हैं आयत का परिमाप वर्ग के परिमाप से कम है, तो अभी आपने जो परिमाप निकाला था वो बराबर था, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। वर्ग और आयत दोनों के क्षेत्रफल बराबर हैं, तो क्षेत्रफल अभी आपने निकाला था जो वर्ग था उसका क्षेत्रफल अधिक था, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी में आयत और वर्ग दोनों के परिमाप बराबर हैं, तो अभी आपने निकाला था तो बराबर थे। ठीक है, तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 4 में आपसे पूछा है आम के 16 लीटर 200 मिलीलीटर जूस को संतरे के 19 लीटर 500 मिलीलीटर जूस में मिलाया जाता है। इस मिश्रण में से 17 लीटर 700 मिलीलीटर मिश्रण प्रयोग में लाया जाता है और शेष को बोतलों में भरा जाता है, जहां प्रत्येक बोतलों में 250 ml यानी कि मिलीलीटर जूस आता है। तो बोतलों की संख्या आपको बतानी है। ठीक है, तो आम का जूस कितना है, आम का जूस 16 लीटर 200 मिलीलीटर है। तो दोस्तों हम लीटर को भी मिलीलीटर में लिख लेते हैं, तो टोटल कितना हो जाएगा आम का, 16,200 ml। ठीक, कितना हो जाएगा, 16,200 ml। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आम का जूस। बात करें संतरे की जूस की, 19 लीटर 500 ml, यानी कि दोस्तों 19,500 ml, क्योंकि दोस्तों 1 लीटर में 1,000 ml होते हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये दोनों आपके जूस जो हैं वो मिलीलीटर में आ गए हैं। अब आप इन्हें जोड़ लेंगे क्योंकि लिखा है इस मिश्रण में से। ठीक है, तो मिश्रण बना लेंगे, 0 आ जाएगा, 0 0 आ जाएगा, 5 2 7, 9 6 15 के 5 हासिल 1 हो जाएगा, यानी कि आपका 35,700 ml आपका मिश्रण आ जाएगा। इसमें से लिखा है 35,700 ml में से 35,700 ml में से 17 लीटर 700 मिलीलीटर यानी कि 17,700 ml 17,700 ml आपका प्रयोग में लाया जाता है। तो आप इसको घटा देंगे। ठीक है, 0 में से 0 जाएगा 0, 0 में से 0 जाएगा 0, 7 में से 7 जाएंगे 0, 5 में से 7 नहीं जाएंगे, तो 15 में से 7 जाएंगे तो आपके यहाँ पे 8 बच जाएंगे, यहाँ बचेगा 2, 2 में से 1 जाएगा कितना, 1। तो आपके 18,000 ml जो है जूस वो बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 18,000 ml आपका जूस का मिश्रण बच जाएगा, 18,000 ml। अब लिखा है शेष को बोतलों में भरा जाता है। एक बोतल में 250 मिलीलीटर जूस आता है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं 18,000 ml आपका बचा है और एक बोतल में 250 ml आपका आता है। ठीक है, तो आप
आपको कितनी बोतलों की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जब आप काटेंगे 0 से 0 कट जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं 25 से काटेंगे तो 25 सत्ते आपके 175 हो जाएगा। 5 बचेंगे, 0 लग जाएगा, 25 दूनी 50 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 72 बोतलों की आवश्यकता होगी आपको जो मिश्रण बचा है उसे भरने के लिए। तो कौन सा ऑप्शन सही आएगा आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 72 बोतलों की आवश्यकता होगी। तो दोस्तों ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 5 में आपसे पूछा है एक्स के पास 10 दर्जन चॉकलेट है। कितनी है? 10 दर्जन। एक दर्जन में कितनी चॉकलेट होंगी? 12 चॉकलेट। तो 10 दर्जन कितनी हो जाएंगी? 120 चॉकलेट। ठीक है, लिखा है उसने इनका 1/3 भाग पी को कितना दिया है? 120 का 1/3 भाग दिया है। तो 1/3 आप निकालेंगे तो 3 चौक 12 और 1 0 यानी कि 40 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा है 2/5 क्यू को कितना भाग दिया है? 120 का। तो देख सकते हैं 2/5। ठीक है, तो 2/5 आप यहाँ पे निकालेंगे, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 24 दूनी 48 आपका आ जाएगा। ठीक है, और लिखा है और 1/10 भाग आर को कितना मिला है? 1/10 भाग किसका? 120 का। तो 120 का 1/10 आप निकालेंगे, 0 से 0 कट जाएगा यानी कि 12। अब दोस्तों यहाँ पे लिखा है एक्स के पास बची चॉकलेट की संख्या है, आपको बतानी है 9 है, 11 है, 20 है या 7 है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं इतनी चॉकलेट उसकी बढ़ चुकी हैं। तो आप इन्हें जोड़ लेंगे, किस किस को जोड़ेंगे? 40 को, 48 को और 12 को। ठीक है, 8 2 10 का 0 हासिल 1 हो जाएगा, 4 4 8 1 9 और 1 10। ठीक है, कितनी हो जाएंगी आपकी हो जाएंगी 100 चॉकलेट। कितनी? 100 चॉकलेट आपकी बढ़ जाएंगी। कितनी बढ़ जाएंगी? 100 आपकी बढ़ जाएंगी। तो दोस्तों 120 में से 100 बढ़ जाएंगी, कितनी? 20 बच जाएंगी। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 6 में आपसे पूछा है पतंग में कितनी सममित रेखा होती हैं? 4, 1, 2 या 3। तो दोस्तों बात करें सममित रेखा की तो आपको याद रखना है किसी आकृति को यदि एक रेखा के सहारे मोड़ने पर उसके दोनों भाग बिल्कुल समान हो जाए तो उस रेखा को सममित रेखा या सिमेट्री लाइन कहते हैं। ठीक है, और आपको याद रखना है आयत में सममित रेखाएं 2 होती हैं और वर्ग में सममित रेखाएं 4 होती हैं। और दोस्तों जो समबाहु त्रिभुज होता है इसमें जो सममित रेखाएं होती हैं वो आपकी 3 होती हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है 4 किस में होती हैं? 4 आपकी वर्ग में होती हैं, आपको याद रखना है। 2 किस में होती हैं? आयत में आपकी 2 होती हैं। और दोस्तों 3 किस में होती हैं? समबाहु त्रिभुज में 3 होती हैं। ठीक है, और बात करें दोस्तों पतंग में कितनी होती हैं? तो पतंग में दोस्तों आपको याद रखना है पतंग में जो आपकी सममित रेखा होती है वो 1 होती है। ठीक है, कौन सी वाली होती है? ये वाली होती है। और दोस्तों ये वाला जो विकर्ण होता है ये सममित रेखा के अंतर्गत नहीं आता है क्योंकि दोस्तों इसके दोनों भाग एक जैसे नहीं होते हैं। ठीक है, तो कितनी होती है? 1 होती है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पतंग में कितनी सममित रेखा होती है? 1। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 7 में आपसे पूछा गया है 32,540 में 5 के स्थानीय मान तथा 32,041 में 4 के अंकित मान का गुणनफल क्या होगा आपको बताना है। ठीक है, तो 32,540 में आपको 5 का स्थानीय मान निकालना है। तो स्थानीय मान निकालने के लिए 5 आप नीचे लिखेंगे और इसके बाद जितने अंक हैं उतने 0 लगा देंगे। तो इसके बाद कितने अंक हैं? 1 2 अंक हैं तो 2 0 लगा देंगे। ये आपके 5 का स्थानीय मान आ जाएगा 500। ठीक है, अब दोस्तों 32,041 में आपको 4 का अंकित मान निकालना है। तो दोस्तों अंकित मान वो संख्या स्वयं होती है चाहे वो किसी भी स्थान पर हो। तो 4 का अंकित मान कितना होगा? 4 हो जाएगा। तो दोस्तों अभी आपने 5 का स्थानीय मान निकाला था, वो आपका कितना आया था? तो वो आपका 500 आया था। 32,041 में 4 का अंकित मान 4 ही होगा। तो दोस्तों आप इसकी गुणा कर देंगे, 2 0 आ जाएंगे, 4 पंजे 20। ठीक है, यानी कि दोस्तों आपका जो सही आंसर होगा वो 2000 हो जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 8 में आपसे पूछा है किसी स्कूल की एक कक्षा में 25 विद्यार्थियों के रक्त समूह नीचे दिए गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं किसी स्कूल के एक कक्षा के 25 जो अभ्यर्थी हैं उनके जो ब्लड ग्रुप यानी कि रक्त समूह हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं। अब आपको इसमें बताना है रक्त समूह ए और ए बी वाले विद्यार्थियों की संख्याओं में क्या अंतर है। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिखेंगे ए और देखेंगे ए वाले कितने विद्यार्थी हैं। तो ए वाले आप यहाँ पे देखेंगे तो देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। ए वाले 8 है। ठीक है, और ए बी वाले कितने हैं? तो यहाँ पे आप देखेंगे ए बी वाले कितने हैं? एक ये है 1 और एक ये 2, एक 3
और एक 4। ए बी वाले कितने हैं? 4। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे अंतर कितना होगा, ए वाले 8 हैं, ए बी वाले 4 हैं, तो जो अंतर होगा वो 4 का होगा। ठीक है, कितने का होगा? 4 का होगा। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 9 में आपसे पूछा है 8 मीटर लंबे 70 सेंटीमीटर चौड़े और 40 सेंटीमीटर मोटे लकड़ी के एक ब्लॉक से 2 मीटर गुणा 35 सेंटीमीटर गुणा 8 सेंटीमीटर माप वाले कितने फट्टे बनाए जा सकते हैं? ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या है, यहाँ पे हमें आयतन दिया हुआ है एक लकड़ी के ब्लॉक का, उससे हमें छोटे छोटे फट्टे बनाने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 8 मीटर, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो आप 100 से गुणा कर देंगे क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, गुणा 70 सेंटीमीटर चौड़े गुणा 40 सेंटीमीटर मोटे। ठीक है, कितने बनाए जा सकते हैं? तो इस आयतन से हम इसको भाग कर देंगे 2 मीटर, 2 गुणा 100 गुणा 35 सेंटीमीटर गुणा 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ आप काटेंगे 100 से 100 कट जाएंगे, 2 से काटेंगे 2 चौक 8 हो जाएगा, यहाँ पे 35 है, 35 दूनी 70 हो जाएगा और 8 पंजे 40 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका क्या आया? 4 गुणा 2 गुणा 5। अब आप इनकी गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8 पंजे 40, 40 आ जाएगा। तो कितने फट्टे बनाए जा सकते हैं? 40 फट्टे। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 10 में आपसे पूछा है 9 किलोग्राम में से 7 किलोग्राम 7 ग्राम को घटाने पर क्या परिणाम प्राप्त होता है? तो जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप इनको पहले ग्राम में बनाएंगे तो 9 किलोग्राम बराबर क्या हो जाएगा? 9000 ग्राम। ठीक है, 7 किलोग्राम 7 ग्राम को जब आप ग्राम में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा? 7007 ग्राम। ठीक है, 7007 ग्राम। अब दोस्तों आप इसमें घटा देंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं 10 में से 7 जाएंगे तो आपके 3 बच जाएंगे, 9 में से 0 जाएगा 9, 9 में से 0 जाएगा 9, 8 में से 7 जाएगा तो 1। तो आपका 1993 ग्राम, कितना? 1993 ग्राम बचेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो आंसर है सब किलोग्राम में है। ठीक है, तो आपका आया था 1993 ग्राम। अब दोस्तों आप इसको 1000 से भाग कर देंगे तो आपका किलोग्राम में आंसर आ जाएगा। तो आपका किलोग्राम में कितना आ जाएगा? 1.993 किलोग्राम। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 11 में आपसे पूछा गया है 201 के पूर्ववर्ती और 499 के परवर्ती का गुणनफल है। तो दोस्तों यदि हम 201 में से 1 कम कर दें तो 201 के पूर्ववर्ती संख्या हमें पता चल जाएगी, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 201 में से 1 जाएगा तो 200 बच जाएगा। ठीक है, पूर्ववर्ती यानी कि पहले की। ठीक है, और 499 में यदि हम 1 जोड़ दें तो हमें 499 की परवर्ती संख्या पता चल जाएगी, परवर्ती यानी कि इसके बाद की। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं 499 में 1 जोड़ेंगे तो 500 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमें 201 की पूर्ववर्ती संख्या 200 है और 499 की परवर्ती संख्या 500 है। अब हमें इनका गुणनफल निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? 200 गुणा 500। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 जीरो आ जाएंगे और 5 दूनी 10, यानी कि दोस्तों 1 लाख इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 12 में आपसे पूछा है 1 संतरे का मूल्य 2.5 रुपये है, 3.5 दर्जन संतरों का मूल्य क्या होगा? आपको बताना है 1 संतरे का जो मूल्य है वो 2.5 रुपये है। ठीक है, और आपको 3.5 दर्जन संतरों का मूल्य बताना है। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा 1 दर्जन में 12 संतरे होंगे। ठीक है, तो 3 दर्जन में कितने हो जाएंगे? आपके हो जाएंगे 36, और आधे दर्जन में कितने होंगे? 6। जब आप इन्हें जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? 42। यानी कि दोस्तों आपको 42 संतरों का मूल्य बताना है। 1 संतरे का मूल्य 2.5 रुपये है, तो आप गुणा कर देंगे 42 गुणा 2.5 यानी कि 2.5। जब दोस्तों आप गुणा करेंगे तो आपका आंसर आएगा 105 रुपये। ठीक है, कितना आएगा? 105 रुपये। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 105 रुपये। बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 13 में आपसे पूछा गया है संख्याओं 4, 20 और 28 के मासा यानी कि HCF तथा लासा यानी कि LCM का योगफल आपको बताना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? 4, 20 और 28 का HCF ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 के गुणनखंड हम करेंगे तो 2 गुणा 2 हो जाएगा, 20 के गुणनखंड हम करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 गुणा 2 गुणा 5 हो जाएगा। और दोस्तों 28 के जब हम गुणनखंड करेंगे तो कितने आएंगे? 2 गुणा 2 गुणा 7। ठीक है, 2 दूनी 4 7 28। तो दोस्तों अब यहाँ पे आप देख सकते हैं HCF क्या होगा? HCF दोस्तों जो सम्य कॉमन हो, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 सम्य कॉमन है। ठीक है, ये वाला 2 देख सकते हैं, ये भी सम्य कॉमन है, तो आपका कितना? 4 हो जाएगा। ठीक है, तो HCF इस प्रश्न का कितना आएगा? 4 आ जाएगा। बात करें LCM की, तो LCM हम निकाल ले रहे हैं। 4, 20 और 28 का LCM क्या होगा? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 दसावन 20 और यहाँ पे 2 एकम 2, 2 चौक 8। ठीक है, फिर 2 से काटेंगे 2 एकम 2 पंजे 2 सत्ते, 5 से काटेंगे 5 एकम
और 7 बचेगा, 7 से काटेंगे 7 एकम, ठीक है। तो 7 गुणा 5 गुणा 2 गुणा 2 यानी कि 7 पंजे 35, 35 दूनी 70, 70 दूनी 140, ठीक है। तो यहाँ पे HCF कितना आया था, HCF आपका आया था 4, और दोस्तों आपका LCM कितना आया था, LCM आपका आया था 140। अब क्या पूछा है, योगफल पूछा है, तो अब इन्हें हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 144। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा 144, ठीक है। बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 14 में आपसे पूछा है, एक व्यक्ति ने अपनी कार को 7 AM पर पार्क किया और उसे उसी दिन ही लेने वो 4:30 PM पर आया, उसे कितने रुपए का भुगतान करना होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक टेबल आपको दी गई है जिसमें बताया गया है कितने रुपए आपको देने हैं चार्ज के रूप में, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो 2 घंटे तक आपको 50 रुपये देने हैं, 2 घंटे से 5 घंटे तक आपको 75 रुपये देने हैं, और 5 घंटे के पश्चात आपको 10 रुपये प्रति घंटा अतिरिक्त चार्ज देना होगा। जबकि यहाँ पे आप देख सकते हैं 8 घंटे से ऊपर और 12 घंटे तक आपको 150 रुपये देने हैं, ठीक है। 12 घंटे से ऊपर और 24 घंटे तक आपको 250 रुपये देने हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं व्यक्ति ने 7 AM पर अपनी जो कार है वो पार्क की थी, ठीक है। कितने बजे, 7 AM पर, और उसे उसी दिन यानी कि 4:30 PM पर लेने चला गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 7 से लेकर 12 तक कितने घंटे होंगे, आपके 5 घंटे हो जाएंगे, ठीक है। और दोस्तों 12 से लेकर 4:30 PM तक आपके 4.5 घंटे हो जाएंगे। तो आपके जो टोटल घंटे होंगे वो कितने हो जाएंगे, तो आपके हो जाएंगे 9 घंटे 30 मिनट। कितने, 9 घंटे 30 मिनट। अब आप टेबल में देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन डी में 8 घंटे से ऊपर 12 घंटे तक 150 रुपये। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, 150 रुपये, ठीक है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 15 में पूछा है, सभी दिशाओं में अंततः विस्तृत एक सपाट पृष्ठ निम्न में से किस रूप में जाना जाता है, बिंदु, समतल, रेखा या रेखाखंड। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्लेन यानी कि समतल, ठीक है। लंबाई और चौड़ाई में अनंत तक समतल फैल सकता है। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। बात करें रेखाखंड की, तो रेखा का वो हिस्सा जिसके 2 अंत बिंदु होते हैं, ठीक है, जबकि रेखा के कोई अंत बिंदु नहीं होते हैं, ये अनंत तक जाती है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 16 में आपसे पूछा है, एक बालक कक्षा 5 में पढ़ता है, वो विभिन्न प्रकार के त्रिभुजों को भिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत कर सकता है, लेकिन त्रिभुज में 3 कोणों का योग 180 अंश होता है। इसके अमूर्त प्रमाण को समझने में उसे कठिनाई होती है। पियाजे महोदय के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार बालक कौन से चरण पर है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या संवेदी गामक अवस्था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके अमूर्त प्रमाण को समझने में उसे कठिनाई होती है, यानी कि दोस्तों वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 17 में पूछा है, सबसे उपयुक्त संज्ञानात्मक कौशल क्या है जो विद्यार्थियों को विशेषताओं और गुणों के अनुसार आकृतियों को पहचानने और उनका समूह बनाने में मदद करता है, संरक्षण, अपघटन, वर्गीकरण या क्रमबद्धता। तो आपको याद रखना है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सबसे उपयुक्त संज्ञानात्मक कौशल है वर्गीकरण, जो विद्यार्थियों को विशेषताओं और गुणों के अनुसार आकृतियों को पहचानने और उनका समूह बनाने में मदद करता है, ठीक है। वर्गीकरण का अर्थ होता है वस्तुओं को उनके गुणों और विशेषताओं के आधार पर समूह बनाना। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 18 में पूछा गया है, अधिक, कम, लंबा, छोटा, दूर, समीप, बड़ा, छोटा आदि अवधारणाएं हैं। महत्वपूर्ण पूर्व संख्या प्री नंबर अवधारणाएं तुलना के लिए अस्पष्ट शब्द हैं, विलोम शब्द हैं जो गणित सीखने के लिए आवश्यक नहीं है, सीधे शब्दों में अंग्रेजी भाषा विशेषण है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं अधिक, कम, लंबा, छोटा, दूर, समीप ये क्या है, तो ये महत्वपूर्ण पूर्व संख्या यानी कि प्री नंबर अवधारणाएं हैं। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये अवधारणाएं गणित के मूल विचारों जैसे मात्रा, आकार और दूरी को समझने के लिए आवश्यक होती हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 19 में पूछा गया है, एक संख्या का दशमलव निरूपण समझने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व जानकारी का होना चाहिए, योग, व्यवकलन, स्थानीय मान या गुणा। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, एक संख्या का दशमलव निरूपण समझने के लिए स्थानीय मान का जानकारी का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों दशमलव संख्याओं की मूल अवधारणा समझने के लिए स्थानीय मान की समझ सबसे बुनियादी है, ठीक है। जबकि दोस्तों योग, व्यवकलन यानी कि घटाना और गुणा ये क्या है, ये दशमलव संख्याओं पर संक्रियाएं करने के लिए जरूरी है, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 20 में पूछा है, शिक्षक
एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सूत्र देते हैं और बच्चों को भिन्न भिन्न आयताकार कटआउट का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कहते हैं। शिक्षक उपयोग कर रहे हैं आगमनात्मक विधि, निगमनात्मक विधि, अवलोकन विधि या प्रयोगशाला विधि। तो आपको बताना है, एक शिक्षक हैं वो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले सूत्र देते हैं और बच्चों को भिन्न भिन्न आयताकार कटआउट का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कहते हैं। तो शिक्षक कौन सी विधि का उपयोग कर रहे हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा निगमनात्मक विधि। ठीक है, इस शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक बालकों के सामने पहले किसी सामान्य नियम को प्रस्तुत करते हैं, उसके पश्चात उस नियम की सत्यता को प्रमाणित करने के लिए विभिन्न उदाहरणों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो में हमने कुल 20 प्रश्नों को हल कराया है। 20 प्रश्न में से आपके कितने प्रश्न सही हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट क्लास के साथ।